बहू माँ और सास पार्ट 4। आरती थक चुकी थी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। शीला, अंजलि और नीला तीनों आराम से बैठी थीं, अपने बूट्स को चमकता देख संतोष महसूस कर रही थी। नीला ने अपना बूट थोड़ा पीछे खींचा और आरती के चेहरे को देखती हुई बोली, शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि तुम्हारी औकात क्या है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। शीला ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है इसे थोड़ी और सजा मिलनी चाहिए ताकि इसे हमेशा याद रहे कि भागने की सोचना भी पाप है। अंजलि ने सिर हिलाया और आरती के सिर के ऊपर अपना बूट रख दिया, हल्के से उसे नीचे दबाते हुए कहा, आज की रात यही खत्म होगी, लेकिन तुम्हारी गुलामी की कहानी अभी शुरू हुई है। हर सुबह तुम्हारा पहला काम हमारे बूट्स को चाट कर चमकाना होगा। अगर एक भी धब्बा दिखा तो सजा पहले से भी भयानक होगी। नीला ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने बूट को आखिरी बार फर्श पर रगड़ा और कहा, अब इसे फर्श पर पड़ा रहने दो। मुझे इसकी बेबसी देखकर अच्छा लग रहा है। आरती घुटनों के बल कांप रही थी, उसके चेहरे पर अपमान और हार के आंसू बह रहे थे। वह अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। शीला, अंजलि और नीला तीनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर अपने अपने बूट्स की ओर, जो अब पूरी तरह से चमक रहे थे। कमरे में ठंडी हंसी गूंज रही थी और आरती फर्श पर गिरी हुई अपनी नई जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। अंजलि आराम से अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे आरती के पास गई, जो फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर अपमान और थकावट से कांप रहा था। अंजलि के लंबे, भारी रबर के बूट उसके हर कदम के साथ फर्श पर हल्की आवाज कर रहे थे, जो कमरे के माहौल को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही वह आरती के करीब पहुंची, उसने बिना कोई जल्दबाजी किए अपना एक बूट धीरे धीरे आरती के पेट पर रख दिया। आरती की कमजोर देह के मुकाबले अंजलि के बूट काफी बड़े और भारी थे। बूट का तलवा उसकी नाभि के ठीक ऊपर रखा था, जिससे हल्का सा दबाव महसूस होते ही आरती की सांस अटक गई। अंजलि ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बहुत ही शांत और सौम्य आवाज में कहा, समधन जी, क्या आप फिर से भागने की कोशिश करेगी? आरती का पूरा शरीर हल्का कांप उठा। उसने दर्द से कराहते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांपते रह गए, कोई शब्द बाहर नहीं निकल सके। अंजलि की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे अपने बूट का दबाव बढ़ाना शुरू किया। आरती के शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से हल्की घुटी हुई चीख निकली। बूट का आकार उसकी नाजुक कमर से कहीं बड़ा था, और जैसे जैसे अंजलि का वजन बढ़ता गया, वैसे वैसे आरती के शरीर में असहनीय पीड़ा बढ़ने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम फिर से भागने की कोशिश करोगी? अंजलि की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसके बूट का दबाव अब आरती की सहनशक्ति के बाहर जाने लगा था। आरती ने दर्द से बिलखते हुए अपना सिर हल्का हिलाया, जैसे वह न कहने की कोशिश कर रही हो। अंजलि ने कुछ और सेकंड तक दबाव बनाए रखा, फिर एक हल्की हंसी के साथ धीरे धीरे अपना पैर हटाया। आरती जोर से सांस लेने लगी, मानो वह किसी गहरे पानी से बाहर निकली हो। अंजलि ने अपने बूट को हल्के से फर्श पर रगड़ा, जिससे उस पर लगी हल्की मिट्टी झड़ गई। फिर उसने नीचे झुककर आरती के चेहरे को देखा और मधुर स्वर में फुसफुसाए, अच्छा समधन जी, अब कभी दोबारा ये गलती मत करना। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें केवल अंजलि की संतोष भरी मुस्कान और आरती की कांपती हुई सांसें शामिल थीं। नीला ने अपनी कुर्सी से उठते हुए अपने भारी बूट्स को जमीन पर टिकाया और ठंडी आवाज में कहा, कल सुबह ठीक 6 बजे तुम्हें हॉल में हाजिर होना होगा। मैं तुम्हें नए आदेश दूंगी, जिन्हें तुम्हें बिना किसी सवाल के मानना होगा और हमारी सेवा करनी होगी। इसके बाद नीला ने धीरे धीरे अपना एक पैर उठाया और आरती के सिर पर रख दिया। आरती, जो पहले से ही अपमान और थकावट से टूटी हुई थी, हल्का कांप उठी। नीला ने अपना दबाव ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके भारी बूट की ठंडी सतह ने आरती को उसकी औकात का एहसास दिला दिया। नीला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारा भविष्य मेरी माँ के हाथों में है। हमेशा उनका आदर करना और बिना किसी शर्त के उनकी सेवा करना। कुछ सेकंड तक नीला का बूट आरती के सिर पर टिका रहा। आरती की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। फिर नीला ने धीरे धीरे अपना पैर हटाया और तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा। जैसे ही नीला का बूट हटा,
आरती पूरी तरह से टूट चुकी महसूस कर रही थी। उसके अंदर कोई प्रतिरोध बाकी नहीं था। वह कांपते हुए घुटनों के बल चली और धीरे धीरे अंजलि के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें सवाल नहीं, बल्कि सिर्फ बेबसी और आत्मसमर्पण था। वह अंजलि के सामने झुकी और अपना सिर धीरे से उनके बूट्स पर टिका दिया। उसका सिर अंजलि के लंबे, भारी रबर के बूट्स से छूते ही उसकी आंखें बंद हो गईं, मानो अब वह पूरी तरह से अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी हो। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। अंजलि ने नीचे देखा, आरती उनके पैरों में झुकी हुई थी, जैसे वह अपनी नई स्थिति को स्वीकार करने की स्वीकृति दे रही हो। अंजलि ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जा सकती हो, लेकिन याद रखना, सुबह ठीक 6 बजे हॉल में हाजिर रहना। आरती ने कांपते हुए धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे उठी। उसकी चाल धीमी थी, मानो उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची हो। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। नीला ने अंजलि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शीला ने भी हंसते हुए सिर हिलाया, हाँ, अब इसे कोई और रास्ता नहीं सूझेगा। अंजलि ने एक संतोष भरी नज़र से दरवाजे की ओर देखा, जहां से आरती जा चुकी थी। फिर वह अपने बूट्स को एक बार हल्का जमीन पर रगड़ते हुए बोली, चलो अब सोने चलते हैं। सुबह एक नया दिन होगा और इसके लिए नई जिम्मेदारियां भी। इसके साथ ही तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ, और कमरे से बाहर निकल गईं। कमरे में बस वही गूंजता हुआ एहसास बचा, जो आरती के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। सुबह के 6 बजे हॉल में गहरा सन्नाटा था। आरती घुटनों के बल फर्श पर बैठी थी, सिर झुका हुआ और मन में डर समाया हुआ था। पिछली रात की घटनाएं अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वह जानती थी कि आज कुछ नया आदेश मिलने वाला है। अंजलि, नीला और शीला अपनी कुर्सियों पर बैठ चुकी थीं। नीला ने एक गहरी सांस ली और आरती की ओर देखते हुए कहा, समधन जी, अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी आसान बना सकती हैं। बस एक ही शर्त है, हमें अपनी सेवा ही आपका एकमात्र उद्देश्य बनाना होगा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम खुद को हमारी सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दोगी, तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तुम्हें हर वक्त डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। आरती चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था। शीला ने अपनी जगह से थोड़ा झुकते हुए कहा, अगर तुम हमारे आदेशों को खुशी खुशी मानोगी, तो तुम्हें किसी भी कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम विरोध करोगी, तो तुम्हारे लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। नीला ने आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहोगी? आरती ने कांपते हुए धीरे से सिर हिला दिया। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक आसान काम से। जाओ, हमारे लिए चाय बना लाओ। आरती ने तुरंत सिर झुका दिया और धीरे धीरे उठकर रसोई की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि उसे किस रास्ते पर चलना होगा। नीला ने पीछे से आवाज लगाई, याद रखना, चाय में कोई कमी न हो, वरना यह आसान राह तुम्हारे लिए कठिन बन सकती है। आरती बिना कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई, और उसके भीतर एक नया एहसास जन्म ले रहा था, समर्पण का। आरती ने कांपते हाथों से चाय की ट्रे उठाए और हॉल में आई। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से ट्रे टेबल पर रखी और बिना कुछ बोले खड़ी रही। शीला ने कप उठाया, एक घूंट लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा स्वाद है, आरती। लगता है अब तुम अपनी जिम्मेदारी समझने लगी हो। नीला ने भी चाय की चुस्की ली और फिर अपनी माँ अंजलि की ओर देखते हुए बोली, माँ, अब इन्हें एक और जरूरी बात बता ही दी जाए। शीला ने सिर हिलाया और आरती की ओर देखा, सुनो आरती, मैं और नीला आज विदेश जा रहे हैं, काम के सिलसिले में। हमें लौटने में लंबा समय लग सकता है। आरती के चेहरे पर हल्का सा तनाव झलकने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शीला ने आगे कहा, हमारे न रहने पर तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। मेरी माँ यानी अंजलि जो भी कहेंगी, तुम्हें बिना किसी सवाल के मानना होगा। अंजलि ने चाय का कप टेबल पर रखा और ठंडे स्वर में बोली, अब से तुम्हारा हर दिन मेरी सेवा से शुरू होगा और मेरे आदेशों के साथ खत्म होगा। कल सुबह से
तुम्हें सबसे पहले मेरे पैर छूकर प्रणाम करना होगा। ये तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आरती का सिर पहले से भी ज्यादा झुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब कोई विरोध करने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। नीला ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, समझ में आया ना? जब तक हम लौटेंगे, हमें उम्मीद है कि तुमने अपनी जगह अच्छे से स्वीकार कर ली होगी। शीला ने आखिरी घूंट लेते हुए कप टेबल पर रखा और आदेश दिया, अब जाओ और अपने बाकी काम संभालो। अब से तुम्हारी पूरी जिंदगी माँ की सेवा में समर्पित होगी। आरती ने धीरे से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह तय हो चुकी थी। नीला ने आरती की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, अब हमारे साथ चलो और हमारी पैकिंग में मदद करो। जो भी कहें वो तुरंत करो और बिना किसी देरी के। समझ गई? आरती ने सिर झुका दिया और धीमे स्वर में कहा, जी। तीनों महिलाएं हॉल में अपनी कुर्सियों पर जा बैठीं। अंजलि आराम से पीछे टेक लगाकर बैठ गईं, जबकि नीला और शीला ने अपने पैर सामने फैला दिए। नीला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहले हमारे लिए सूटकेस लाओ, बड़े वाले जो अलमारी के ऊपरी हिस्से में रखे हैं। आरती तुरंत अंदर गई और जैसे तैसे ऊपरी रैक तक हाथ बढ़ाकर भारी सूटकेस नीचे उतारे। उनके वजन से वह थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन संभलते हुए उन्हें घसीटते हुए हॉल में ले आई। शीला ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी धीमी हो? अगर हम खुद पैकिंग करते तो अब तक आधा काम हो चुका होता। जल्दी करो। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे के आदेशों के लिए तैयार खड़ी रही। नीला ने आदेश दिया, अब मेरी अलमारी में जाओ और वहां से मेरे सारे कपड़े निकालकर इस बैग में रखो। और ध्यान रखना, सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके रखना, नहीं तो तुम्हें दोबारा करने को कहूंगी। आरती तुरंत अंदर गई और अलमारी खोलकर नीला के कपड़े निकालने लगी। उसने हर कपड़े को बड़े ध्यान से फोल्ड किया और धीरे धीरे बैग में रखने लगी। तभी शीला ने आवाज लगाई, मेरी अलमारी में से भी निकालो, खासकर मेरे नए कपड़े जो मैंने इस ट्रिप के लिए खरीदे हैं। आरती ने शीला की अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। तभी शीला ने टोका, ध्यान से रखो, कहीं सिलवटें मत पड़ें। अगर किसी भी कपड़े में गड़बड़ी हुई तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आरती जल्दी जल्दी सावधानी से फोल्ड करने लगी। नीला ने आदेश दिया, मेरी हर एक चीज को अच्छे से संभालो। वहाँ मेरी कॉस्मेटिक्स की ड्रॉअर है, उसमें से मेरी सारी क्रीम्स, परफ्यूम्स और बाकी सामान एक अलग बैग में रखो। आरती ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत ड्रॉअर से सामान निकालने लगी। वह एक एक चीज ध्यान से बैग में रखने लगी। शीला ने फिर कहा, मेरे जूते भी निकाल कर लाओ, खासकर मेरी नई सैंडल्स और हाई हील्स। उन्हें बैग में अलग से अच्छे से पैक करो ताकि स्क्रैच न आए। आरती ने शीला के शू रैक से उनकी सैंडल्स और हील्स निकाली, फिर उन्हें कपड़े में लपेटकर अलग से बैग में रखने लगी। नीला ने एक और आदेश दिया, अब जाकर हमारी पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात मेरे ड्रेसिंग टेबल के दराज से निकालो और लाकर हमें दो। आरती तुरंत कमरे में गई और दराज से पासपोर्ट और बाकी ज़रूरी दस्तावेज निकाले। उसने उन्हें नीला के सामने पेश किया। नीला ने उन्हें चेक किया और फिर मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया। अब इनकी एक अलग फाइल में रखो और इसे भी बैग में पैक कर दो। शीला ने चाय का एक और घूंट लिया और कहा, तुम्हें शायद लग रहा होगा कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन तुम्हें इसी तरह से हमारी सेवा करते रहना है। नीला ने आगे कहा, अब जो भी सामान हमने पैक करवा दिया है उसे जिप लगाकर अच्छे से बंद करो और चेक करो कि सब कुछ ठीक से रखा गया है। आरती ने बैग्स की जिप लगाकर उन्हें चेक किया और फिर सिर झुकाकर बोली, सारा सामान पैक हो गया है। नीला ने घड़ी की ओर देखा और कहा, अच्छा, अब जब तक हमारा निकलने का समय नहीं होता तुम बाकी घर का काम करो। लेकिन याद रखना, सुबह से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। माँ के हर आदेश को बिना किसी सवाल के मानना तुम्हारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी होगी। आरती ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उसके लिए अब हर दिन सेवा और आदेशों के पालन का दिन बन चुका था। कुछ समय बाद शीला और नीला के जाने का समय आ गया। दोनों ने अपने बैग उठाए और दरवाजे की ओर बढ़ी। अंजलि अपने स्थान पर शांति से बैठी थी और आरती सिर झुकाए खड़ी थी। नीला ने रुककर आखिरी बार आरती की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, हम जा रहे हैं,
लेकिन याद रखना, माँ जो भी कहेंगी वह तुम्हारे लिए अंतिम आदेश होगा। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शीला ने एक हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, और हाँ, अगर हमें कभी यह पता चला कि तुमने कोई गलती की तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजलि ने धीरे से कहा, अब बिना देरी किए निकलो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। नीला और शीला ने अंजलि के पैर छुए और फिर दरवाजे से बाहर निकल गईं। आरती ने झुकी नजरों से उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। दरवाजा बंद हुआ और घर में गहरी शांति छा गई। अब इस घर में सिर्फ अंजलि और आरती रह गई थी, एक मालिक और एक सेविका। अंजलि ने धीरे से अपनी चाय उठाए, एक घूंट लिया और फिर नजरें आरती की ओर घुमा दी। अब से ये घर तुम्हारे लिए वही मायने रखता है जो मैं तय करूंगी। आरती ने धीरे से सिर झुका लिया। अब उसकी जिंदगी की हर सुबह और हर रात सिर्फ अंजलि के आदेशों के अधीन थी। शीला और नीला के जाने के बाद अंजलि धीरे धीरे उठी और पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगी। उन्होंने एक एक करके सब कुछ लॉक कर दिया, जैसे कि अब इस घर की हर चीज पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। दरवाजा बंद करने के बाद अंजलि ने आरती की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जब तक मैं सो न जाऊं, तुम मेरे पैरों की सेवा करोगी। आरती ने सिर झुका लिया और धीमे कदमों से अंजलि के पीछे पीछे उनके कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचते ही अंजलि ने अपनी चप्पल उतारी और आराम से पलंग पर बैठ गईं। उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाते हुए कहा, अब शुरू करो, धीरे धीरे दबाओ, जब तक मैं पूरी तरह आराम महसूस न करूं। आरती ने घुटनों के बल बैठकर उनके पैरों को पकड़ लिया और हल्के हाथों से दबाने लगी। अंजलि ने अपनी आंखें मूंद ली और सिर पलंग के हेडबोर्ड से टिका दिया। कुछ ही देर में उन्हें आराम महसूस होने लगा। कुछ मिनटों बाद अंजलि ने हल्की आवाज में कहा, जब मैं सो जाऊं तब मत सोना, तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। उसके बाद पूरे घर की सफाई करनी है, हर कोना चमकना चाहिए, समझी? आरती ने धीरे से सिर हिला दिया और बिना कुछ बोले उनकी सेवा करती रही। अंजलि के शब्दों ने साफ कर दिया था कि अब आरती के जीवन का हर पल उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलेगा। रात की सेवा के बाद सफाई। कुछ समय बाद अंजलि गहरी नींद में चली गईं। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी शांति थी, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में था। आरती ने धीरे से उनके पैरों को पलंग पर ठीक से रखा और सिर झुका लिया। उसकी ड्यूटी का यह हिस्सा अब खत्म हो चुका था, लेकिन आराम करने का कोई समय नहीं था। आरती धीरे धीरे उठी ताकि अंजलि की नींद न टूटे और कमरे से बाहर निकल गई। घर में एक अजीब सी शांति फैली थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी, लेकिन आरती को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे वही करना था जो अंजलि ने आदेश दिया था। सबसे पहले उसने हॉल से शुरुआत की। उसने झाड़ू उठाए और सावधानी से फर्श साफ करने लगी। हर कोना चमकना चाहिए, यही सोचकर वह धीरे धीरे सफाई करने लगी। झाड़ू लगाने के बाद उसने पोंछा लगाया, जिससे फर्श पूरी तरह से साफ हो गया। फिर वह रसोई में गई। वहां बर्तन फैले हुए थे। उसने एक एक करके सब कुछ धोना शुरू किया। ठंडे पानी से हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह बिना रुके काम करती रही। जब सारे बर्तन धुल गए तो उसने स्लैब को साफ किया और फिर पूरा किचन व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद उसने घर के बाकी कमरों की सफाई की। हर जगह धूल झाड़कर फर्नीचर को साफ किया। धीरे धीरे पूरा घर चमकने लगा। आखिर में वह फिर से हॉल में आए और वहां के सामान को सही जगह पर रखने लगी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसने घड़ी की ओर देखा। शाम के 4 बज चुके थे। वह थकी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि ज्यादा देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं। कुछ ही घंटों में अंजलि जाग जाएंगी और फिर से उसे उनकी सेवा में लग जाना था। थोड़ी देर के लिए उसने दीवार का सहारा लेकर गहरी सांस ली, लेकिन मन ही मन वह जानती थी आगे हर दिन इसी तरह बीतेगा। कुछ समय बाद अंजलि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी नींद पूरी हो चुकी थी और चेहरे पर वही कठोर सख्ती थी जो हमेशा रहती थी। उन्होंने चारों ओर देखा, सब कुछ साफ सुथरा था जैसा कि उन्होंने आदेश दिया था। उन्होंने बिस्तर से उठते ही आवाज लगाई, आरती। आरती, जो पहले से ही रसोई में काम कर रही थी, तुरंत दौड़कर आए और सिर झुकाकर बोली, जी मैडम। अंजलि ने अपने हाथों को थोड़ा फैलाते हुए कहा, मेरी चाय तैयार करो, मैं इसे अपने कमरे में ही पीऊंगी।
और हाँ, ठीक से बनाना, जरा भी गड़बड़ी हुई तो अच्छा नहीं होगा। आरती ने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया और तुरंत रसोई में चली गई। कुछ ही मिनटों में उसने गर्मागर्म चाय तैयार कर ली और कप ट्रे में रखकर अंजलि के कमरे में पहुंची। अंजलि ने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। कुछ पल तक वह स्वाद महसूस करती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। इस बार संतोष के भाव थे। चाय खत्म करने के बाद उन्होंने कप टेबल पर रखा और कहा, मैं अब शाम की सैर के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं लौटूं, तब तक रात के खाने की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। कोई भी चीज अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आरती ने सिर झुका लिया और बोली, जो आदेश मैडम। अंजलि ने अपनी चप्पल पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास और अधिकार झलक रहा था जो हमेशा रहता था। आरती ने एक गहरी सांस ली और तुरंत काम में लग गई। अंजलि के हर आदेश को पूरा करना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अंजलि बाजार में टहलते हुए एक फिटनेस प्रोडक्ट्स की दुकान के सामने रुकी। कांच के बड़े शोकेस में कई तरह की एक्सरसाइज मशीनें रखी थीं, ट्रेडमिल, डंबल्स, साइकिलिंग मशीन और कई अन्य फिटनेस उपकरण। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। दुकान का सेल्समैन तुरंत उनकी ओर आया और विनम्र स्वर में बोला, मैडम, आपको क्या चाहिए? अंजलि ने पूरे शोरूम पर नज़र दौड़ाई और फिर कुछ डंबल्स की ओर इशारा किया। मुझे ये डंबल्स चाहिए और साथ में एक अच्छी क्वालिटी की रनिंग मशीन भी। सेल्समैन ने तुरंत उनके लिए कुछ विकल्प दिखाए। अंजलि ने एक हाई क्वालिटी ट्रेडमिल और मीडियम वेट के डंबल्स पसंद किए। यही ठीक रहेगा, इन्हें मेरे घर डिलीवर कर दो, उन्होंने आदेश दिया। सेल्समैन ने तुरंत उनका पता नोट किया और बोला, मैडम, आपका ऑर्डर आज ही शाम तक आपके पते पर पहुंच जाएगा। अंजलि ने कार्ड से पेमेंट किया और बिना कोई अतिरिक्त बातचीत किए दुकान से बाहर निकल गईं। बाजार में थोड़ी देर और घूमने के बाद वह घर लौट आईं। घर पहुंचते ही उन्होंने आरती को आवाज दी, आज शाम एक डिलीवरी आने वाली है, ध्यान रखना। और हाँ, उसके लिए जगह भी तैयार कर लेना। आरती ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, जी मैडम। अंजलि अपने कमरे में चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अब वह अपने फिटनेस पर और ध्यान देने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। आरती ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर 2 डिलीवरी बॉय खड़े थे। उनके साथ एक बड़ा पैकिंग बॉक्स था जिसमें ट्रेडमिल और डंबल्स रखे थे। एक डिलीवरी बॉय ने कहा, मैडम, आपका ऑर्डर आ गया है। इसे कहाँ रखना है? आरती ने अंदर आने का इशारा किया और बोली, इसे अंदर ले आइए, मैडम के वर्कआउट रूम में रखना है। डिलीवरी बॉय सामान लेकर अंदर आए और निर्देशानुसार उसे कमरे में रखने लगे। इस दौरान अंजलि भी अपने कमरे से बाहर आई और पूरे काम पर नजर रखने लगी। उन्होंने एक डिलीवरी बॉय से कहा, सुनो, ट्रेडमिल को अच्छे से सेट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। डिलीवरी बॉय ने तुरंत ट्रेडमिल का पैकिंग बॉक्स खोला और उसे असेंबल करने लगा। दूसरी तरफ दूसरा लड़का डंबल्स को सही जगह पर रख रहा था। करीब 20 मिनट के अंदर पूरा सेटअप तैयार हो गया। ट्रेडमिल अपनी जगह पर सेट हो चुका था और डंबल्स भी व्यवस्थित रखे जा चुके थे। डिलीवरी बॉय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, काम पूरा हो गया है। अंजलि ने एक नज़र पूरे सेटअप पर डाली और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ठीक है, जाओ। डिलीवरी बॉय चले गए और अब कमरे में सिर्फ अंजलि और आरती रह गई थी। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ ट्रेडमिल की तरफ देखा और फिर आरती की ओर घूरते हुए कहा, अब इस कमरे की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रोज यहाँ कोई धूल या गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। आरती ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जो आदेश मैडम। अंजलि ने कमरे से बाहर निकलते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब मैं खाने के लिए आ रही हूँ। सब कुछ तैयार होना चाहिए, कोई भी कमी हुई तो ठीक नहीं होगा। आरती ने सिर झुका लिया और बिना एक शब्द कहे रसोई की ओर बढ़ गई। उसने तुरंत टेबल लगाने की तैयारी शुरू कर दी। बर्तन करीने से रखे, खाना गर्म किया और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से सजाया। कुछ ही मिनटों में अंजलि खाने के लिए आ गई। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई और धीरे धीरे खाना खाने लगी। आरती उनके पास खड़ी रही, हर आदेश के लिए तैयार। अंजलि ने 1-2 बार उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस शांति से अपना खाना खत्म कर रही थी। जब खाना समाप्त हो गया
तो उन्होंने पानी का घूंट लिया और फिर अपनी कुर्सी से पीछे आराम से टिक गईं। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, अब मेरे पैर धो। आरती तुरंत झुकी और एक कटोरी में गुनगुना पानी और तौलिया ले आई। उसने धीरे से अंजलि के पैरों को पानी में रखा और अपने हाथों से उन्हें धोने लगी। अंजलि ने आंखें मूंद ली और सुकून महसूस करते हुए बोली, यही तुम्हारी जगह है, इसे हमेशा याद रखना। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उनके पैर धोती रही। जब सफाई पूरी हो गई तो उसने तौलिए से अंजलि के पैर सुखाए और कटोरी को एक तरफ रख दिया। अंजलि ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और कहा, अब जाओ, सुबह जल्दी उठना है। आरती ने सिर झुकाया और धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में अब ये साफ हो चुका था कि उसकी हर सुबह और रात इसी सेवा में गुजरेगी। अगली सुबह आरती बहुत जल्दी उठ गई। घर में अभी भी अंधेरा था और बाहर हल्की ठंडक थी। अंजलि गहरी नींद में थी, इसलिए आरती ने बिना कोई आवाज किए अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने किचन की सफाई की, फिर बर्तन धोए और घर के हर कोने को व्यवस्थित करने में लग गई। उसे पता था कि जब अंजलि उठेगी तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कुछ समय बाद कमरे से अंजलि की आवाज आई, आरती। आरती ने तुरंत अपना काम छोड़ा और दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। अंजलि अभी भी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उनका रुआब वैसा ही था। अंजलि ने धीरे से अपना सिर ऊंचा किया और बिना कुछ कहे आरती की ओर देखा। आरती ने झुककर उनके चरणों को छुआ और विनम्र स्वर में कहा, सुप्रभात मैडम। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे धीरे बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उन्होंने एक लंबी अंगड़ाई ली और फिर आरती की ओर देखा। ठीक है, अब मेरे लिए चाय तैयार करो, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा। आरती ने तुरंत सिर झुका लिया और बिना कोई देर किए रसोई की ओर बढ़ गई। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। आरती की दिनचर्या अब पूरी तरह अंजलि की सेवा में ढल चुकी थी। हर सुबह उसकी आंखें सूरज उगने से पहले खुलती और दिन की शुरुआत अंजलि के चरण स्पर्श से होती। उसके बाद घर की सफाई, रसोई का काम और अंजलि के हर छोटे बड़े आदेशों को पूरा करना उसकी दिनचर्या बन चुका था। अंजलि हर दिन पहले से भी अधिक आत्मविश्वास और अधिकार के साथ आरती को निर्देश देती। कभी वह उससे पैरों की मालिश करवाती, कभी अपने कपड़े व्यवस्थित करने का आदेश देती, तो कभी अपनी पसंद के व्यायाम उपकरणों की सफाई करवाती। आरती के लिए अब ये जीवन किसी नियम की तरह बन गया था, जहां उसकी हर क्रिया अंजलि की इच्छा के अनुसार चलती थी। एक दिन जब आरती किचन में चाय बना रही थी, अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें आदत हो गई है ना? आरती ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, जो आप कहें मैडम। अंजलि ने ठहाका लगाया और बोली, यही सही है। जितनी जल्दी तुम अपने स्थान को स्वीकार करोगी, उतनी ही जिंदगी तुम्हारे लिए आसान होगी। और इसी तरह हर नया दिन आरती के लिए वही पुरानी आज्ञाओं और सेवाओं को दोहराने का एक और अध्याय बनता चला गया। एक दिन दोपहर के समय अंजलि अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर शीला का नाम चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। हेलो शीला, कैसी हो? अंजलि ने ठंडे लेकिन अधिकार भरे लहजे में पूछा। शीला ने हंसते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ माँ। लेकिन बताए, मेरी सासू माँ कैसी हैं? उनकी सेवा ठीक से हो रही है ना? अंजलि ने एक नज़र आरती की ओर डाली, जो पास ही सिर झुकाए खड़ी थी। फिर हल्की हंसी के साथ बोली, तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छे से अपना स्थान समझ चुकी हैं। हर सुबह मेरे चरण छूकर दिन की शुरुआत करती हैं, घर का सारा काम संभालती हैं और बिना किसी शिकायत के मेरी सेवा में लगी रहती हैं। फोन के दूसरी तरफ से शीला की हंसी सुनाई दी। वाह, लगता है उन्होंने अब अच्छे से सीख लिया है। हाँ, अब तो उन्हें आदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें खुद पता होता है कि उन्हें क्या करना है, अंजलि ने संतोष भरे स्वर में कहा। शीला ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। वैसे मैं और नेला जल्दी ही वापस आने वाले हैं। तब तक मेरी सासू माँ आपकी पूरी सेवा करेगी। बिल्कुल, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब लौटोगी तो देखोगी कि उन्होंने पूरी तरह से अपने कर्तव्य को अपना लिया है। आरती चुपचाप खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे अब महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। शीला ने हंसते हुए कहा, माँ,
जब मैं घर लौटूंगी तो मुझे एक शानदार स्वागत चाहिए। और हाँ, मेरी सासू माँ को इसके लिए अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ ऐसा करना जिससे मैं सरप्राइज हो जाऊं। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ फोन पकड़े पकड़े आरती की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। फिर ठंडे स्वर में बोली, चिंता मत कर, जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारा स्वागत ऐसा होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी सासू माँ को अच्छे से तैयार कर दूंगी। फोन के दूसरी तरफ से शीला की हंसी गूंजी, बस मजा आना चाहिए माँ। अब मैं और भी बेसब्री से लौटने का इंतजार कर रही हूँ। तुम बस आओ, यहाँ सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा और फोन काट दिया। फिर उन्होंने आरती की तरफ रुख किया। उनकी आंखों में वही तीखापन था जो हमेशा उनके आदेशों में झलकता था। तुमने सुना ना, शीला के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब से तुम्हारी ट्रेनिंग और सख्त होगी। तुम्हें ऐसा बनाना है कि जब वह लौटे तो सच में सरप्राइज हो जाए। आरती ने धीरे से सिर झुका दिया। अंजलि के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अब देखती हूँ तुम्हें कितनी जल्दी तैयार किया जा सकता है। अंजलि ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, आरती जाओ और हॉल में मेरा इंतजार करो, मैं वहां आ रही हूँ। आरती चुपचाप सिर झुकाकर हॉल की ओर बढ़ गई और जमीन पर बैठ गई, ठीक सामने रखे सोफे के सामने। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन अब विरोध करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद अंजलि कमरे से बाहर निकली। उन्होंने अपने चेहरे पर एक सख्त नज़र वाला चश्मा पहन रखा था, जैसे कोई सख्त शिक्षिका हो। उनके पैरों में ऊंची एड़ी की सैंडल थी, जो फर्श पर चलते ही खटखट की आवाज कर रही थी। उनके एक हाथ में एक पतली, मजबूत छड़ी थी, जो उनकी अधिकारपूर्ण उपस्थिति को और भी भयावह बना रही थी। आरती ने ऊपर देखा, लेकिन तुरंत ही उसकी नज़रें झुक गईं। अंजलि ने गरिमा के साथ सोफे पर बैठते हुए अपनी एड़ी जमीन पर टिकाए और छड़ी को हल्के से अपने हाथ पर थपथपाने लगी। फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, आज से मैं सिर्फ इस घर की मालकिन नहीं, तुम्हारी शिक्षक भी हूँ। तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी कि मेरी बेटियों के स्वागत में कोई कमी न रहे। जब वे लौटेंगी तो तुम्हें पूरी तरह से तैयार होना होगा। आरती चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। अंजलि ने छड़ी से जमीन पर हल्की चोट की और कड़े स्वर में कहा, सबसे पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि कैसे सही तरीके से सिर झुकाकर उनका स्वागत करना है। उनके आने से पहले तुम्हारी पूरी मुद्रा सम्मानजनक होनी चाहिए। अब उठो और दिखाओ कि तुम कैसे उनका स्वागत करोगी। आरती धीरे धीरे उठी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अंजलि की आंखों में एक अजीब चमक थी, एक आत्मविश्वास कि अब से हर चीज उनके हिसाब से ही होगी।